Hello and welcome back dear aspirants in our channel Do Maths। Dear aspirants, करंट एजुकेशनल सिनारियो का हमने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है और अब हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा हमारे लेक्चर्स नहीं बचे हैं। कुछ हमारे फुल फॉर्म वाले सेक्शंस रह गए थे, तो फुल फॉर्म वाले सेक्शंस को हम, जैसा कि आप जानते हैं कि इन 4 सेक्शन के अंतर्गत हम करते हैं, तो फुल फॉर्म वाले को हमने मिसलेनियस पार्ट के अंतर्गत रखा हुआ है और हमारा इस समय मिसलेनियस पार्ट ही चल रहा है। बाकी के ऊपर के तीनों सेक्शन आपके कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं। उसके साथ ही साथ जो बच्चे मैथमेटिक्स ग्रुप से अपना फॉर्म फिल किए हैं वो बच्चे इसी चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर के मैथमेटिक्स के वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। और वो वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ BHU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बल्कि अगर आपने BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी फॉर्म फिल किया है तो आपको उसमें भी सहयोग मिलेगा। अपने आप और दूसरों को भी, जो लोग इसके लिए जिनको ज़रूरत है इसकी, उसको बताएं आप, और वो भी इसका लाभ उठा सकें। फुल फॉर्म वाला वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, इस वजह से हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हमने कुछ हद तक जो इम्पोर्टेंट, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सामने फुल फॉर्म हम नज़र आए हैं, हमने उन्हीं फुल फॉर्म्स को अपने इस लेक्चर में ऐड किया है। और आपको क्या करना है कि इन फुल फॉर्म से 2-4 बार आपको गो थ्रू हो जाना है, क्योंकि यह फुल फॉर्म कई आपको इसमें पता होंगे, तो जो फुल फॉर्म्स आपको पता होंगे उनको आप टिक करते जाएंगे, और उसके बाद जो नहीं पता होंगे उनको आप अगली बार रिवाइज़ करते रहें। इस प्रकार से 2-4 बार अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये फुल फॉर्म्स याद हो जाएंगे। आइए बात करते हैं क्या रह गया। अब देखिए, इन फुल फॉर्म्स के बारे में जब हम बात कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो इसके बाद का जो सेक्शन होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का होगा, जो कि 30 कंपलसरी क्वेश्चन, जो कि सभी ग्रुप्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। ADB के बारे में आप जानते हैं, इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है, और ये एशिया में विभिन्न प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं उन सभी में ये फंडिंग करता है और एशिया के विकास में ये मदद करता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक विश्व में विभिन्न देशों में विकास के लिए धन देता है, उसी प्रकार से जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है इसमें ये ADB कार्य करता है। ACDC का आपको पता ही होगा, अल्टरनेटिव करंट, और जो लोग फॉर इन केस जो लोग BA के हैं वो इसके बारे में जान लें कि क्या होता है अल्टरनेटिव करंट, और DC का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट। तो इनका फुल फॉर्म भी आप याद रखें। एड्स का तो फुल फॉर्म आपको बचपन से रटा होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसे आप जानते ही होंगे। एम्स काफ़ी पॉपुलर है, इसके बारे में जान लें। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और एम्स हमारे देश में एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसका एक टॉप जो इंस्टीट्यूशन होता है, उन इंस्टीट्यूशंस की एक सीरीज़ है। कई सारे एम्स हमारे देश में कार्यरत हैं। AIR इट मीन्स ऑल इंडिया रेडियो। APC एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, जो एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रोडक्ट के जो प्राइस को तय करता है, APC उसका फुल फॉर्म है। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये एक ट्रेड कॉरिडोर है, एक ट्रेड बेल्ट है एक तरह से समझें आप। किस प्रकार से एशिया और जो पैसिफिक के देश हैं उनको जुड़ा जाता है आपस में, और इनके बीच में व्यापार करने की बात की जाती है। ARC का फुल मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसके बारे में देखिए, सीधा सा मतलब समझ लें कि ARC क्या होता है। बहुत सिंपल से मैं बता देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करिए कि आपने लोन ले रखा है और फिर आप किसी कारणों से लोन चुका नहीं पाते हैं, और जब ऐसा होता है तो जो जिस कंपनी से आपने लोन लिया होता है या फिर जिस बैंक से लिया होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पैसा वसूली के लिए आपके पास आते हैं। लेकिन अब वो क्या करते हैं, अब वो खुद नहीं आते हैं, वो किसी दूसरे के माध्यम से वसूली करवाते हैं। तो सरकार ने क्या किया है, एक कंपनी स्थापित की है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि जो एसेट है, जो पैसा है, जो धन है, उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, इट मीन्स उसे वापस लेकर आया जाए। तो एक इस कंपनी के माध्यम से अब आपसे वसूली की जाएगी, तो इसे ही कहते हैं ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। एसेट की बात करें तो इसे हम कहते हैं एंटी सैटेलाइट वेपन, यानी वो सैटेलाइट वेपन जो दूसरे सैटेलाइट्स को मार गिरा सकें, उसके अंदर उसकी क्षमता है, और भारत ने भी ये क्षमता हासिल कर ली है। भारत भी अब जो लियो ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है, उसमें तैर रहे जो सैटेलाइट्स हैं आपके, उनको वो मार गिरा सकता है। भारत के पास ये क्षमता आ गई है। बात करें अगर हम ASCII के बारे में बात करें, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। इसे ध्यान रखेंगे। आसियान, जिसमें कि लगभग 10 देश आते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनका आपस में एक संगठन है, जिसके माध्यम से वो आपस में व्यापार इत्यादि सांस्कृतिक कल्चरल जो ढेर सारे डेवलपमेंटल वर्क होते हैं उन सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसे हम आसियान बोलते हैं। ASLV क्या होता है, PSLV, GSLV, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा।
आए दिन अखबार में आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल ही जाता है। इसरो अक्सर ही PSLV या GSLV के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लॉन्चेज करता है, तो आप इसके बारे में बहुत सुने होंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है एक प्रकार का रॉकेट होता है, ये सारे ही एक प्रकार के रॉकेट हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी उपग्रह को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में लेकर जाते हैं। इनका फुल फॉर्म अलग अलग है। ASLV में कह देते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो बस A, P और G का अलग अलग जो है डिफरेंस, उसे ही आप याद रख लेंगे तो आपको ASLV, PSLV एंड GSLV का डिफरेंस पता चल जाएगा। और सबसे जो इसमें हैवी वाला है वो GSLV है। ये बहुत ही जो भारी उपग्रह होते हैं उनको भी ले जाने में सक्षम होता है। PSLV सबसे विश्वसनीय हमारा उपग्रह है, सॉरी जो रॉकेट है सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है ये, और इससे मिशन बहुत ही कम मिशन फेल हुए हैं। हालांकि जो हमारा चंद्रयान था, चंद्रयान 2 जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो लैंडिंग के दौरान हमें समस्याएं देखने को मिली थी, लेकिन PSLV ने अपना काम पूरा कर दिया था उसमें। तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय हमारा जो रॉकेट लॉन्चर है वो है PSLV, ओके, जो सैटेलाइट लॉन्च करता है। ASLV सबसे इनिशियल स्टेज में बना था, सबसे शुरुआती दौर में बना था। इसे हम ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ये कम वजन की सैटेलाइट्स को उठा पाता है। एसोचैम की बात करें तो आपने एसोचैम के बारे में अक्सर सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ATM के बारे में आप सभी जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो कुछ ऐसे फुल फॉर्म होंगे जिनके बारे में आपको पहले से नॉलेज होगा, कुछ फुल फॉर्म आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं, कुछ फुल फॉर्म के बारे में आप जानते तो होंगे लेकिन अच्छे से आपको याद नहीं होगा, तो आप अपने हिसाब से उसे टिक करते जाएंगे कि हाँ मुझे ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, इसमें थोड़ा डाउट है। तो अगली बार अगली रिवीजन में आप जो डाउट वाले हैं और जिनके बारे में नहीं जानते हैं उनको ही रिवाइज करिएगा, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। बार की बात करते हैं, BARC, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी बात करते हैं। बहुत ही एक प्रोमिनेंट रिसर्च सेंटर हमारे देश में है ये एटॉमिक के फील्ड में। BBC आपने सुना होगा, आप इसके न्यूज़ भी देखते होंगे। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यही BBC है जो कि न्यूज़ देता है, ब्रॉडकास्ट करता है। BCG के बारे में बात करें तो इसे हम फुल फॉर्म कहते हैं बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन, और इसे हम यूज करते हैं एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन के रूप में, TB वैक्सीन के रूप में। तो अगर आपके ये एक GS का भी क्वेश्चन है, कई बार BCG का फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो BCG है इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। BIOS का अर्थ क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर से संबंधित है। बॉस का फुल फॉर्म भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। BPO का फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो BPOs के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, फॉर एग्जांपल एप्पल एक कंपनी है, तो एप्पल कंपनी है तो एप्पल ने अपने ढेर सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं और ढेर सारे उसके कस्टमर भी हैं। और जब कस्टमर ढेर सारे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि कुछ समस्याएं भी आएंगी कस्टमर्स को, और जब वो समस्याएं आएंगी तो समस्याएं कहाँ जाएंगी, समस्याएं डील करने के लिए उनको कस्टमर केयर चाहिए। तो कस्टमर केयर कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं इंडिया में। क्यों रहते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अपेक्षाकृत अमेरिका से यहाँ पे कम पैसे दे करके काम हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे लेबर सस्ता है। तो जो एप्पल कंपनी होती है वो अपना बिजनेस जो क्या करती है, इंडिया में आउटसोर्स कर देती है। इट मीन्स कि इंडिया में उसका काम इंडिया से हो रहा है, जबकि वो कंपनी सर्विस किसको दे रही है, अमेरिकन सिटीजन्स को दे रही है। तो इंडिया का जो कर्मचारी होगा वो अमेरिकन सिटीजन्स को उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या करेगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा, उनकी समस्याओं को सुलझाएगा। तो इसे कहते हैं बिजनेस को आउटसोर्स कर देना। इट मीन्स कि जहाँ पे हम हैं, जिस जगह से हम काम कर रहे हैं सारा, वहाँ पे ना होकर के किसी और जगह से बिजनेस को आउटसोर्स करना। तो ये उसका मतलब होता है। तो BPO का मतलब ये होता है, जो आप सुनते होंगे कॉल सेंटर में जो लोग जॉब करते हैं वो BPOs ही, बेसिकली उन्हें BPOs ही कहा जाता है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BRO की बात करें अगर, तो इसे हम एक रोड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का, और ये जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ये रोड कंस्ट्रक्शन करता है। सिर्फ रोड नहीं, ब्रिजेस भी बनाता है और शेल्टर इत्यादि भी बनाता है। तो काफ़ी मल्टी डायमेंशनल अब इसका वर्क प्रोफाइल हो गया है, लेकिन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट संस्था है हमारे देश में सुरक्षा की दृष्टि से। BSF के बारे में आप सभी जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSC के बारे में भी आप जानते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी प्रकार से NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका हम NSE के बाद में आगे लिखेंगे। BSNL का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। हाँ, CAB के बारे में आपको मैंने बता भी रखा है करंट एजुकेशनल सिनेरियो की वीडियो में। तो इसका फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ध्यान रखें ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर नहीं है। तो कैग बोलते हैं इसे, CAG बोलते हैं। ये भारत सरकार के लेखाओं का जो है
जो वित्तीय विवरण होता है उसका लेखा जोखा रखता है और उस एक तरह समझिए कि उसका विवेचना करता है, एक तरह से क्रॉस चेक करता है कि सब जगह सही तरीके से तो काम हो रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं धांधली हो रही है। तो कै का कार्य वह होता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAIR का फुल फॉर्म सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसी प्रकार CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है। CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। देखिए जो भी फिल्में बनाई जाती हैं उन सभी फिल्मों को CBFC से क्या लेना होता है, प्रमाणन सर्टिफिकेट लेना होता है कि फिल्में जो है पास कर दी गई सेंसर बोर्ड के माध्यम से। और जो सेंसर बोर्ड है यही इन्हें विभिन्न प्रकार के कैटेगरी भी देता है, जैसे कि ये A सर्टिफिकेट मिला है, इसको O सर्टिफिकेट मिला है, इसको B सर्टिफिकेट मिला है, C सर्टिफिकेट मिला है, जो फिल्मों को दिया जाता है सर्टिफिकेट। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था होती है फिल्म लाइन में। तो CBFC का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। CDM में आप जानते हैं इस प्रकार के पहले मोबाइल हमारे पास आते थे, मोबाइल सिम होते थे। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है। CIA का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और ये एक USA की एजेंसी है जो कि जिस प्रकार से हमारे देश में CBI कार्य करती है उसी प्रकार से वहाँ पे CIA कार्य करती है। सिबिल की बात करें तो सिबिल एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है सिबिल। देखिए इसका कार्य क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया, ओके, तो अब आपने लोन लिया है तो आप लोन किस प्रकार से चुका रहे हैं, क्या आप टाइमली अपने लोन को चुका रहे हैं या फिर आप डिले कर रहे हैं। तो ये आपका सारा जो लेखा जोखा है कि आप अच्छे एक कह सकते हैं कि एक अच्छे नागरिक के तौर पे आपने जो कर्ज ले रखा है उसको आप सही टाइम पे चुका रहे हैं, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग जो होगी वो बहुत ऊपर चली जाएगी, बहुत अच्छी आपकी क्रेडिट रेटिंग होगी। इट मीन्स कि मार्केट में आपकी जो वैल्यू है वो अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपने समय से लोन नहीं दिया है और आप बहुत लेट लतीफ़ी करते हैं तो फिर आपका जो क्रेडिट है वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा, तो फिर अगली बार आपको लोन लेने में क्या होगी, समस्या होगी। तो इसी प्रकार से जो लोग भी लोन लेते हैं उनकी जो हिस्ट्री होती है, उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सिबिल के पास होता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कोई भी व्यक्ति जो किसी को लोन देना चाहता है, किसी कंपनी को, कोई भी बैंक, तो क्या कर सकता है, सिबिल के माध्यम से उसका उस व्यक्ति का या उस कंपनी का क्रेडिट स्कोर चेक कर सकता है, जिससे उसे ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति या ये कंपनी जो है पैसा वापस करने में कितना टाइमली देती है पैसा वापस। तो उससे क्या होगा, उसे पता रहेगा कि उस व्यक्ति को या उस कंपनी को पैसा देना है उधार या नहीं देना है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति या कंपनी पैसे को समय से नहीं लौटाती होगी तो ये सिबिल के माध्यम से उसके बारे में जान जाएंगे और फिर ये उसको पैसा उधार नहीं देंगे। तो ये इसका फ़ायदा है। CIC के बारे में आप सभी जानते हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं। और CID के बारे में तो पता ही होगा, CID सीरियल भी काफ़ी देखे होंगे बहुत से लोग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसी प्रकार से आई बात करते हैं CIC के बारे में। तो CIC हो गया चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो हमने इसको, हमारे ख्याल से हमने इसको 2 बार कर लिया है, हाँ सॉरी, वो चीज़ें अगले PDF में आपकी रिपीट हो गई हैं, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से हमने BSF का फुल फॉर्म देखा, BSF भी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, उसी प्रकार से CISF और CRPF ये भी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, और इनका फुल फॉर्म, CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का मतलब कि ये देश में हमारे जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, इट मीन्स कि जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हमारे देश में हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, CISF करती है। और CRPF के बारे में आप सभी जानते होंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करती है, साथ ही इलेक्शन ड्यूटी भी करती है, नक्सल एरिया में भी ड्यूटी करती है, जम्मू कश्मीर में भी ड्यूटी करती है, नॉर्थ ईस्ट में भी ड्यूटी करती है, और देश में कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य होता है उसके लिए CRPF को रेडी रखा जाता है। साइट्स की बात करते हैं, साइट्स CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। हमारे देश में या फिर विश्व में जो भी जो जीव हैं, जो जीव जंतु हैं, अगर वो प्रभावित हैं, अगर वो वल्नरेबल हैं, अगर वो संकट में हैं, तो उनका जो ट्रेड इत्यादि है उसको मैनेज करने का कार्य कौन करता है, साइट करती है। CNG के बारे में आप जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क, इसके बारे में सुना होगा, एक प्रकार का चैनल है ये, तो केबल न्यूज़ नेटवर्क। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो पोल्यूशन जिस प्रकार से हमारे देश में फैल रहा है उस प्रकार से आप देखेंगे कि CPCB का एक जो कार्य है वो काफ़ी बहुत ही गंभीर हो जाता है और इसकी जवाबदेहिता बढ़ जाती है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी प्रकार से क्रिसिल, जैसे आपने देखा सिबिल के बारे में, उसी प्रकार से क्रिसिल है, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें भी आप क्रेडिट रेटिंग चेक कर सकते हैं जिस प्रकार से आपने सिबिल में चेक किया। ओके, CRR की बात करें तो CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए CRR वह दर होता है जिसके माध्यम से जो बैंक होते हैं वो RBI से क्या करते हैं, RBI को लोन देते हैं। ओके, तो ये CRR होता है जिसके माध्यम से जो RBI होती है वह यह सुनिश्चित करती है कि
जो बैंक हैं उनके पास कितना पैसा लिक्विड में हो, इट मीन्स कि उनके पास कितना करेंसी हो। इसी प्रकार से CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है, आप सभी जानते हैं, काफ़ी परिचित होंगे इससे। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT क्या है, देखिए जब US और रसिया जैसे देश लगातार अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, तो उसके बाद एक समय ऐसा आया कि इन दोनों ही देशों को लगने लगा भाई कि न्यूक्लियर जो वेपन है ये पूरी मानवता के लिए खतरा है, बहुत बड़े खतरा है। तो इन्होंने सोचा कि अब इसको हम जो है क्या करेंगे, बैन करेंगे, बंद करेंगे, अब हम टेस्ट नहीं करेंगे और बाकी देशों को भी हम टेस्ट करने से रोकेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन की जो होड़ मच गई है, उस होड़ को हमें ख़त्म करना है और सभी देशों में शांतिपूर्ण माहौल बनाना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी लगाया। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार का इसका फुल फॉर्म है। ओके, DCA के बारे में देख लेते हैं। तो DCA कंप्यूटर में भी होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक DCA होता है जिसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। DD का मतलब डिमांड ड्राफ्ट, DC का मतलब डायरेक्ट करंट। जिस प्रकार से आपने AC के बारे में पढ़ा अल्टरनेटिव करंट, उसी प्रकार से DC है डायरेक्ट करंट। DMIC का मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि इस कॉरिडोर पे अगल बगल आप देखेंगे कि ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक इंडस्ट्री को फलने फूलने के लिए ज़रूरी होता है। इट मीन्स कि उन्हें अच्छे रोड्स दिए जाएंगे, उनको बिजली की सप्लाई अच्छी दी जाएगी, अच्छे लैंड दिए जाएंगे, उनको पानी की सप्लाई अच्छे से दी जाएगी, उनको वेस्ट मटेरियल को डंप करने के लिए अच्छे से व्यवस्था दी जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अच्छी व्यवस्था दी जाएगी, उनको सारी सुविधाएँ दी जाएंगी जो उनको अच्छे से डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। DA की बात करें, जो आपके सैलरी में मिलता है, डियरनेस अलाउंस, इसका फुल फॉर्म होता है। DDT की बात करते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथीन। ठीक है, ये इन्फेक्टेंट के तौर पे काम करता है और ये एक दवा के रूप में है DDT, इसे भी ध्यान रखेंगे। DM के बारे में आप जानते ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। DNA का हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। DPEP का फुल फॉर्म हो गया डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी। ओके, लगता है हमने इसका फुल फॉर्म देखा नहीं है। ओके, इस फुल फॉर्म को हम बाद में अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं हम DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस प्रकार से, और DTH का DRDO का हो गया आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से DTH की बात करें तो हम डायरेक्ट टू होम, आपके कई लोगों के घर पे ये चीज़ें सुविधा होंगी। और आपका ये जो DPEP है, इसका फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, एजुकेशन प्रोग्राम आप इसमें यहाँ पे ऐड कर लेंगे, हालांकि अगली वीडियो में इसको हम एक बार फिर ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका DTF के बारे में आपने देख लिया। साथ ही साथ EPFO के बारे में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो EPF अगर पूछा केवल पूछा जाए तो आप लिखेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लेकिन अगर पूछा जाए EPFO तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो यूरोप की स्पेस में रिसर्च करने की जो एजेंसी है और स्पेस के विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट होता है उसको कार्य करने की जो एजेंसी है, जिस प्रकार से हमारे देश में ISRO कार्य करती है, उसी प्रकार के जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो स्पेस एजेंसी है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नाम से जानी जाती है, जिसको हम शॉर्ट में ESA कहते हैं। EU यूरोपियन यूनियन, इसका मतलब कि जो यूरोप महाद्वीप के कई सारे देश आपस में मिलकर के संगठन बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये एक प्रकार से एक टेस्ट होता है। EG जो आप देखते हैं, एग्जाम्पल पूछा जाता है, कोई जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसमें कई बार हमें एग्जाम्पल लिखने की जरूरत पड़ती है, तो हम केवल EG लिख देते हैं। तो EG का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। ओके, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ECT इलेक्ट्रो कन्वोलसेंट थेरेपी, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, मतलब कि इसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उसके माध्यम से हम मरीज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। एलिसा के बारे में आपने सुना होगा, एक प्रकार से ये एड्स की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, इसे आप याद रखेंगे। EMI का, जो बैंक में से आप जब लोन लेते हैं तो आप EMI पे करते हैं, तो EMI का फुल फॉर्म क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ओके, इसे आप ध्यान रखेंगे। EPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसे कंप्यूटर का, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ERNET का एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। इसी प्रकार से EVM मशीन, जो हम वोटिंग डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसे ध्यान रखेंगे आप। इसके माध्यम से हम
डायरेक्ट बस एक बटन प्रेस करके अपना वोट दे सकते हैं। अब बात करते हैं FAO के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो FAO है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में तो इसकी प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स कि जो विदेशी हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और डायरेक्ट आता है उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फेमा का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 2 बार लिखा गया, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का मतलब जब हम अपने देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में चेंज करते हैं तो वो जिसके तहत होता है वो फेमा होता है। कई बार इसमें इलैगलिटीज़ आती हैं जिसकी वजह से फिर फेमा कानून के अंतर्गत उसको अपराध भी समझा जाता है और फिर सज़ा भी दी जाती है, और फेमा कानून काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए। FICCI का अर्थ हो गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसी प्रकार से FII इसका मतलब हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये भी एक प्रकार के इन्वेस्टर ही होते हैं विदेश के, जो संस्थाओं के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही डीप इकोनॉमी की हैं, तो आप इसे बस फुल फॉर्म के तौर पे याद रख लें। FPO क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखिए एक होता है IPO, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, वैसे मैं प्रयास करूँगा कि अगले वीडियो में इसको मैं ऐड कर दूँ। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर इस्टेब्लिश की जा रही है तो उस कंपनी में जो पैसा लगा, मान लीजिए उस व्यक्ति का लगा जिस व्यक्ति ने उस कंपनी को खड़ा किया है, लेकिन अब उस व्यक्ति को लगता है कि अब उस कंपनी को और बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके पास आवश्यक धन नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो वो IPO जारी करेगा। IPO अपनी कंपनी जारी करेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी शुरुआती दौर में सबसे जो पब्लिक के लिए ऑफर देगा अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए, तो उसे IPO के माध्यम से वो जारी करेगा। तो जो लोग भी इच्छुक होंगे वो आकर के उसी कंपनी में IPO के माध्यम से उसी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे। लेकिन अब अगर जब दूसरी बार उसको फिर लगता है कि नहीं, अभी मुझे अपनी कंपनी और बड़ी करनी है, तो वो क्या करेगा? तब वो दूसरी बार फिर से IPO जारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि IPO सिर्फ आप कोई भी कंपनी सिर्फ एक बार जारी कर सकती है, वो भी जब पहली बार वो मार्केट से क्या करे, पैसे को उठाए। तो तब दूसरी बार जब जारी करेगा तो वो जारी करेगा FPO, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इसके बाद आप वो पैसा प्राप्त कर लेगा, फिर अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा और कंपनी को क्या करेगा? विकास करेगा कंपनी का। तो ये मतलब होता है FPO का। इसी प्रकार से FRBM का मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो हमारा वित्तीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही साथ जो उसका मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करता है। FTA का मतलब हो गया फ्री ट्रेड एरिया, और एक FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी, तो उसे भी आप ध्यान रखें। दोनों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मतलब लगभग एक ही होता है। तो कि ये मतलब होता है कि जो दो देश जिनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो एक दूसरे देशों में अपने माल को जो है बिना किसी टैक्स के क्या करते हैं? भेजते हैं और मंगाते हैं। इसी प्रकार से FBI के बारे में आपने सुना होगा, ये फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानी जाती है, अमेरिका की एक संस्था है, तो बहुत पॉपुलर है। तो ये डियर फ्रेंड हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे फुल फॉर्म्स थे, हालांकि अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ ही फुल फॉर्म्स हुए हैं। अभी हम एक वीडियो इस पर और कवर करेंगे, फिर उसके माध्यम से हम अपने फुल फॉर्म वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपका करंट एजुकेशन सिनारियो का आपका ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। हाँ, हालांकि मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पिछले 5-6 महीने के एजुकेशन से संबंधित जितने भी करंट डेवलपमेंट हुए हैं उनको आप देख लें, और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स उसे कवर कर लें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके दो चार क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं प्रयास करूँगा कि कुछ दिन समय निकाल करके मैं वो सारे 5-6 महीने में से कुछ अपना जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं कलेक्ट करके एक जगह आपको दे दूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप प्रयास करते रहें अगर इनकेस समय नहीं मिलता है तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।